बता रहा हूँ कि जैसे कमर्शियल उपयोग है, यातायात के लिए या पार्किंग है, मल्टी कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हम देने के लिए बाध्य ही नहीं। यह सरकार अगर हमसे लेती है तो जबरन अपना हित उपयोग करने के लिए और पूंजीपतियों को यहाँ व्यवसाय देने के लिए ही यह करना चाह रही है। मैं श्रीनिवास शास्त्री, श्री वेदांत विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पर आप खड़ी हैं, मैं इसी विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और यहाँ का मूल निवासी भी हूँ। अच्छा, इस विद्यालय के बारे में बताइए, किस तरीके का ये विद्यालय है? यह माध्यमिक संस्कृत विद्यालय है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से गवर्नमेंट एडेड विद्यालय है और यह 6 से लेकर के 12वीं तक, उसको प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा तक की जो है पढ़ाई यहाँ होती है। छात्रावासीय विद्यालय है, 25 छात्र, मतलब गुरुकुल कह सकते हैं। हाँ, ये गुरुकुल है, संस्कृत गुरुकुल है। 25 छात्र यहाँ पर निवास करके पढ़ते हैं। अभी तो चूँकि छुट्टियाँ हैं, नहीं तो आपको यहाँ बच्चे यहाँ दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, फिर ये विद्यालय भी उसी में आ जाएगा और हट जाएगा? जी जी, विद्यालय भी अधिग्रहण के रेंज में है। जी। अच्छा, यहाँ लगभग कितने मकान हैं जो जा रहे हैं इस अधिग्रहण में? विस्थापित लगभग 125 मकान के आसपास हैं। एग्जैक्ट जो संख्या है वो जब सरकारी कोई डाटा आएगा तो ज़्यादा सही बता पाएंगे। 125 के आसपास हम लोगों ने गिना है। अच्छा, आपको मालूम कैसे हुआ कि ज़मीनें आप लोग की जा रही हैं? एक विज्ञापन 10 जून को आया था। उस 10 जून के विज्ञापन पर हम लोगों को यह दिखाई पड़ा, जिसमें 1 महीने का समय हम लोगों को आपत्ति का दिया गया है। 1 महीने का समय। अच्छा, फिर अभी क्या मांग है? आप लोग जैसे हम लोग आए हैं बातचीत करने, तो आप क्या मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हम ये कह रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 है, उसका अनुपालन किया जाए। उस भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में यह अंकित है कि यदि 70% आबादी शहरी यदि सहमत नहीं होती है तो आप उसकी ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मेरा प्रथम जो दृष्टिकोण है, मैं इस बात को लेकर के हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे कि यह भूमि अधिग्रहण बिल का पालन किया जाए और बगैर 70% सहमत के ज़मीन न ली जा सके। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि आपको क्या लग रहा है कि अगर ये ज़मीनें जो जा रही हैं, यहाँ पे क्या होने वाला? क्योंकि रेलवे स्टेशन तो जहाँ तक देखा जा रहा है वो अपने जितना भी पर्याप्त जगह होना चाहिए हो गया है, मंदिर भी बनी गया है, तो अब जो ज़मीनें जा रही, विस्तारीकरण हो रहा, किस चीज़ का हो रहा है? यह जो अनुमानता है, कोई लिखत पढ़ा तो डाटा हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि यह व्यवसायीकरण करने के लिए बनाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग देने के लिए बाध्य भी नहीं है। अगर जो रेलवे की मूल आवश्यकता है, जो रेल की पटरियां हैं, जो एक बाईलॉज कहता है, तो हम रेल की पटरी के लिए जो है राजमार्ग के लिए और राष्ट्रपति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर हमको देने के लिए हम बाध्य हैं। और साज सज्जा के लिए, कमर्शियल उपयोग के लिए ज़मीन देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम इसको लेकर के न्यायालय में भी जाएंगे। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन है तो यहीं पे जो है गेस्ट हाउस वगैरह, क्योंकि दूर दूर है, तो क्या लग रहा है गेस्ट हाउस वगैरह भी यहाँ पे बनेगा? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कमर्शियल उपयोग है, यातायात के लिए या पार्किंग है, मल्टी कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हम देने के लिए बाध्य ही नहीं हैं। यह सरकार अगर हमसे लेती है तो जबरन अपना हित उपयोग करने के लिए और पूंजीपतियों को यहाँ व्यवसाय देने के लिए ही यह करना चाह रही है। हम लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है। अगर करना चाहती है तो हम लोगों को कहीं उचित स्थान पर बसाने की व्यवस्था करें, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 20 साल से हम लोग रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब जो डेवलप होगा, इस डेवलप में पूंजीपति लोग आएंगे। स्वाभाविक बात है कि पूंजीपति ही आएंगे। अभी जो अयोध्या में और भी विकास हुए हैं उसमें इसी तरीके की प्रणीत की गई है सरकार के द्वारा। तो क्या लग रहा है कि जिसकी अयोध्या थी अब उनकी अयोध्या न रही, बाहर के लोग आकर इस अयोध्या पे जो है अपना व्यवसाय करेंगे? सबसे जो मार्मिक और दर्द है वो आपने अब पूछा। वास्तव में ये है कि जो अयोध्या हम लोगों की थी अब वो नहीं रहेगी। हम लोगों का भी प्रतिदिन दर्शन पूजन यह सिस्टम था। प्रतिदिन सुबह हनुमानगढ़ी और कनक भवन जाना, क्षीरेश्वरनाथ, यह एक परंपरा में हम लोग की अयोध्या की आध्यात्मिक परंपरा है। अब वो आध्यात्मिक परंपरा हट करके एक व्यावसायिक परंपरा और एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होना चाह रही है। तो हम लोग यह जरूर चाहते हैं कि इसकी आध्यात्मिकता बची रहनी चाहिए, ऐसा जरूर प्रयास करना चाहिए। मतलब जिस चीज़ से अयोध्या को जाना जाता था, जो संस्कृति थी, आप लोग जो डेवलप किए रह रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, ये रहना चाहिए। लेकिन अब जो है उस तरीके से नहीं, बल्कि व्यवसायीकरण, राजनीतिकरण, इन सभी नज़रिए से इसको देखा जा रहा है। जी जी जी, यही चीज़ है ना कि आध्यात्मिक नगरी जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, लोग अयोध्या को राम की नगरी मानते थे, अब ये राम की नगरी ना होकर के व्यवसाय की नगरी हो गई। अच्छा, पहले से अब जो है अयोध्या में कितना अंतर देख पा रहे हैं आप लोग?
पहले से अयोध्या में ये अंतर है कि पहले एक जो आध्यात्मिक नगरी थी, चारों तरफ हरा भरा था, अब ये पत्थरों का शहर बन गया है। राम की एक बड़ी मूर्ति बन गई है, राम का मंदिर बन गया, इसके लिए हम लोग स्वाभाविक बहुत श्रेय देते हैं कि चलिए राम की मूर्ति बनी। लेकिन राम की मूर्ति बनने के बाद भी तो कुछ है, भगवान की पूजा अर्चना के अलावा भी तो बहुत सारी जिंदगी है। रामलला को टेंट से उठा के बड़े मंदिर में रखा गया, ये तो विकास हुआ ना। यह तो राम मंदिर के हमारे आस्था का प्रश्न है, लेकिन पूरी आस्था से पूरा जीवन तो नहीं चलता है ना। ये आस्था का प्रश्न है, आस्था के लिए तो हम तैयार ही हैं, लेकिन बाकी हमको जीवन भी तो चलाना, हमारे परिवार को भी देखना है। वह भी जिम्मेदारी भगवान राम की मूर्ति रखने वालों की ही तो होती है। अच्छा, जो ख्याति प्राप्त हुई अयोध्या से पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जाना जाने लगा, और इसकी चर्चाएं हो रही थी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? बहुत अच्छा नज़रिया है, इसकी चर्चा हुई। इस बारे में अगर हम लोग स्वार्थी हो जाएं तो हम लोग लिए गर्व का विषय है कि अयोध्या की चर्चा बहुत सारी हुई, लेकिन यह भी जरूर होनी चाहिए कि जो यहाँ की आध्यात्मिकता है, यहाँ के जो राम का राग है, वह राम का राग, यहाँ की आध्यात्मिकता सुरक्षित रहनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ज़मीनें गई, जो पीड़ित लोग थे, उसकी वजह से ये राजनीतिक प्रभावित हुई, बीजेपी यहाँ से हार गई, और अब जो विस्तारीकरण हो रहा है, जिसके जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी ज़मीनें जा रही, वो पीड़ित है, उनको कहीं सही उचित मुआवजा नहीं दे रहा, इसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जरूर उस पूरे एक बड़े परिणाम का हिस्सा जरूर है, लेकिन अयोध्या से इस लोकसभा से पहली बार बीजेपी नहीं हारी है, इसके पहले भी हारी है। अब हारने का अलग ही तात्पर्य, अब आप लोगों से सवाल कर रहे होंगे कि कैसे हार गई, क्योंकि अभी कई सारे लोग हैं, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमें तो ऐसे फ़ोन आ रहे जैसे हमने ही हराया हो, कि कैसे हार गई, आप लोग कर क्या रहे थे। प्रशासन से भी सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग कर क्या रहे थे अयोध्या में, बीजेपी कैसे हार गई? तो अब तो ये फर्क है ना। अयोध्या में जरूर हारी, लेकिन आप इसको बड़े दृष्टिकोण से देखिए तो यहाँ का फैसला पूरे देश को प्रभावित करता है। तो अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अयोध्या में बहुत सारी सीटें हारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली बार 5 लाख से जीते थे, तो उनका अंतर 3 लाख कम हुआ। अगर वहाँ का 3 लाख कम हो सकता तो यहाँ तो 1 लाख ही कम हुआ, इसलिए यहाँ हार गई। और उसमें यहाँ का दृष्टिकोण 20-25 हज़ार वोट का मायने रखता है। अयोध्या विधानसभा से तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन उनके इस कृत्य से जो उन्होंने बिना किसी मानक के लोगों को हटाया, विस्थापन किया, उस वजह से करीब 10,000 वोट कम पड़ा। 28,000 वोट इस नगर पालिका, जो पूर्व नगर पालिका थी, वहाँ पड़ती थी, इस बार 20,000 वोट पड़ा। वो मान लीजिए कि अयोध्या जो 8,000 वोट है, वो 90% भाजपा का हिस्सा था। तो वो भाजपा के लोग विमुख हुए, वो नहीं देने गए। उनको इनकी जो नीतियां थी, वह विस्थापन की नीतियां उनको समझ में नहीं आई, इसलिए वो नहीं देने गए। बाकी राम को तो मानते थे, राम की पूजा करते हैं, राम की पूजा से पूरे देश में वोट मिला। दक्षिण भारत में बहुत सारी सरकारें आई, उड़ीसा में पूरी की पूरी सरकार ही बन गई। चलिए, बाकी आप आखिरी में अपील क्या करना चाहेंगे अपनी इस ज़मीन के लिए? हम अपील यही करना चाहते हैं कि जो 2013 का अधिग्रहण का कानून है, उसका पालन करते हुए ही हमको विस्थापित किया जाए, अगर कोई इस तरीके की व्यवस्था बनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे हमारे साथ जो यहाँ विद्यालय भी चलाते हैं, और विद्यालय चलता है तो स्वाभाविक है, इन्होंने ये भी बताया कि ये गुरुकुल जैसा है, यहाँ पे छात्रावास भी है, यहाँ पे बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं। सोचिए कि वो पढ़ाई का सिस्टम, वो गुरुकुल ख़त्म कर दिया जाएगा जब अयोध्या का विकास होगा। विकास की जब नदियाँ बह रही हैं तो एक तरफ तो विकास हो रहा है, लेकिन एक तरफ जिस तरीके से विनाश कह सकते हैं कि अगर विद्यालय हटते हैं तो आप सोचिए कि कितने बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद होगा। इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।